नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि जेएनयू की यहाँ पर मॉडल पेपर को सॉल्व कराया जा रहा है और उसी कड़ी में हम आज जिस विषय की बात करेंगे वो विषय हमारे सामने है। हम सिक्स सेमेस्टर की बात करेंगे, बीए थर्ड ईयर का सिक्स सेमेस्टर की बात करेंगे। और आज हमारा जो विषय है वो आपके है प्रमुख संविधान। प्रमुख संविधान का अर्थ है कि जो भी प्रमुख देश है उन प्रमुख देशों के संविधानों को हम चर्चा करेंगे। और प्रमुख देश आपको पता ही होना चाहिए कि कौन से देश हैं। भारत है, चीन है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, जापान है, स्विट्ज़रलैंड है, फ्रांस है। ये जो देश है, जो प्रमुख देश है, इन देशों के संविधानों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये बीए थर्ड ईयर के सिक्स सेमेस्टर का है। जैसा कि आपको पता है ये 80 अंक का पेपर होता है और इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी होते हैं। तो इसको आज सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और अगर आप ध्यान तरीके से देते हैं तो इसमें से बहुत से ऐसे प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में, जो आगे आपके एग्जाम को फाइट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं इस सब्जेक्ट को। पहला देखिए, पार्ट ए, सेक्शन ए है, जिसमें आपके टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, वो आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। इनमें देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें पहला प्रश्न है आपके संविधानवाद से क्या अभिप्राय है और तथा ये संविधान से किस प्रकार भिन्न है। देखिए, एक होता है संविधान, एक होता है संविधानवाद। संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है, एक संस्था होती है। लेकिन संविधानवाद एक विचार होता है, विचारधारा होती है। जैसे आप गांधी को पढ़ते हैं तो गांधी को पढ़ने वाले गांधीवादी कहलाते हैं। और गांधी ने जो विचार दिए, गांधी ने जो संदेश दिए हैं, वो क्या कहलाएंगे? गांधीवाद कहलाएंगे। ठीक इसी प्रकार संविधान में कुछ ऐसे दस्तावेज, अनुच्छेद या फिर भाग होते हैं, उनके माध्यम से अगर उन पे कोई देश चल रहा होता है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, उस देश में संविधानवाद है। और देश में संविधान होने से संविधानवाद हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए देशों में संविधान होता है, लेकिन वहां की जो सरकार है निरंकुश हो जाए, ऑटोक्रेटिक हो जाए, तानाशाहीपूर्ण शासन करे, तो हम कहेंगे कि उस देश में संविधानवाद नहीं है। तो क्या लिखा हुआ देखते हैं। संविधानवाद का सीमित शक्तियों का वाला शासन है। संविधानवाद का सीमित शक्तियों वाला है। संविधान में शक्तियां जो दी गई है उसके अनुसार जो चलना, उसे हम क्या कहेंगे? संविधानवाद। जहां सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती है, मैंने कहा, क्योंकि संविधान के अनुसार चलेगी और उसे कानून के दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा। दोनों में ये अंतर है कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है या ढांचा है या संस्था है, लेकिन जबकि संविधानवाद है, वो संविधानवाद के पीछे लोकतांत्रिक विचारधारा छुपी है। संविधानवाद एक विचारधारा है और संविधान एक क्या है? ढांचा है या लिखित दस्तावेज है या एक संस्था है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न आपके है, लचीले संविधान की परिभाषा कीजिए। और दूसरा है, किसी एक मुख्य गुण का उल्लेख करना है। यानी कि लचीला, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, इसका इसका अर्थ क्या होता है और इसका एक गुण बताना आपको। फ्लेक्सिबल यानी कि बहुत ज्यादा नरम। देखो, लचीला और कठोर संविधान का अर्थ क्या हुआ कि संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है। तो संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति होती है, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये संविधान कैसा है, लचीला है या कठोर है या बीच का है। जैसे अमेरिका के संविधान को सबसे कठोर संविधान माना जाता है, क्योंकि उनके संविधान में संशोधन करना बहुत कठिन काम होता है, नाक को चने चबाने पड़ते हैं, तब जाके क्या होता है, संविधान में संशोधन होता है। ठीक इसी प्रकार, तो ये क्या कहते हैं, लचीला, बहुत ज्यादा सरल संविधान किसका है? तो वो है ब्रिटेन का। वहां पर किसी भी कोई भी साधारण अधिनियम पारित हो जाता है तो संविधान में संशोधन हो जाता है। तो सबसे सरल संविधान किसका हो जाएगा? लचीला किसका हो जाएगा? तो ब्रिटेन का। सबसे कठोर संविधान किसका हो जाएगा? तो अमेरिका का। बीच का रास्ता भारत का है। कैसे देखते हैं। लचीला संविधान होता है संशोधन करने की किसी विशेष प्रक्रिया से होता है। कि प्रक्रिया कितनी हार्ड है, कि संविधान में संशोधन वहां की सरकार किस आधार पर कर सकती है। तो अमेरिका का बहुत ज्यादा कठिन है, ब्रिटेन का बहुत ज्यादा सरल है, भारत बीच का है, वो नहीं होती है। इसे साधारण बहुमत से बदला जा सकता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान बहुत लचीला है, इसका मुख्य गुण यह है कि यह बदलती परिस्थितियों और संकट काल के समय बहुत जल्दी ढाला जा सकता है। तो इसमें परिवर्तन बहुत आसानी से किया जा सकता है। तीसरे प्रश्न की बात करेंगे कि चीन के संविधान की कोई दो मुख्य विशेषता बताइए और इसके वर्तमान संविधान का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो ये वर्तमान आपको जो संविधान चल रहा है वो 1982 ये पारित किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि 1949 में चीनी क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति हुई थी? चीनी क्रांति हुई थी। और चीनी क्रांति के माध्यम से हम कह सकते हैं कि वहां पर एक शासन आ गया था, उसे बोलते हैं साम्यवादी शासन।
कौन सा शासन आ गया था? साम्यवादी शासन, कम्युनिज्म रूल। और किसके नेतृत्व में एक क्रांति हुई थी? माओ के नेतृत्व में। आगे हम थोड़ी और चर्चा करेंगे। माओ के नेतृत्व में, पूरा नाम माओ तो से तुंग, जिसे माओ जेडोंग भी कहते हैं। तो माओ जेडोंग के नेतृत्व में वहाँ क्रांति हुई और वहाँ पर पूरे के पूरी तरीके से शासन जो आया वो साम्यवादी आया, समाजवादी आया। और 1982 में उनका संविधान तैयार हुआ। उस संविधान के तहत बाकी सारी चीजें होती है। क्या लिखा हुआ देखते हैं। चीनी संविधान की दो मुख्य विशेषताएं, एक दलीय प्रभुत्व है, वहां केवल एक प्रणाली है। जैसे आप देखेंगे कि अमेरिका में कौन सी दलीय प्रणाली है? तो द्विदलीय प्रणाली है। वहां पर दो पार्टियां, एक डेमोक्रेटिक पार्टी, एक रिपब्लिकन पार्टी है। ब्रिटेन में भी दो दलीय प्रणाली है। कौन सी है? पहली पार्टी है लेबर पार्टी और दूसरी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, रूढ़िवादी पार्टी। रूढ़िवादी पार्टी बहुत पुरानी है, 1905 में लेबर पार्टी बनी थी। और इसके बाद भारत में देखें तो भारत में मेजर पार्टी सिस्टम है, यानी कि बहुदलीय शासन प्रणाली है। और यहाँ पर कई पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, शिवसेना, कांग्रेस वगैरह और भी बहुत सी पार्टियां हैं, नाम क्या लें। तो इस हिसाब से कहें बहुदलीय शासन प्रणाली हो सकती है। लेकिन चीन एकमात्र ऐसा देश है जहां पर हम क्या कह सकते हैं, हालांकि और भी छोटे बड़े देश हो सकते हैं, रशिया है जैसे। चीन में एक दलीय प्रणाली है और वहां पर जो पार्टी है वो है सीसीपी। सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि चीनी साम्यवादी दल, चीनी साम्यवादी दल, इसका शासन है। तो कम्युनिस्ट पार्टी का वहां पर शासन है। एकात्मक शासन प्रणाली की स्थापना करना है। वहां एकात्म शासन है क्योंकि पूरी की पूरी केंद्रीय स्तर पर जो पावर है वो सीसीपी के पास है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पास है, साम्यवादी जो दल है उसके पास है। वही सारे प्रांतों में अन्य प्रशासकों की नियुक्ति करता है। चीन के वर्तमान चौथे संविधान का निर्माण, इसे लागू करने का कार्य दिसंबर 1982 में किया गया। मैंने कहा था 1982 का ये संविधान है जो इससे अभी वर्तमान में ये देश चल रहा है। आगे बात करेंगे। आगे आपका है कि चौथा प्रश्न, अमेरिकी संविधान में संशोधन की क्या प्रक्रिया है और यूएस में किस प्रकार का संघवाद पाया जाता है? देखिए, मैंने पहले ही बता दिया था कि अमेरिका के संविधान में संशोधन करना सबसे कठिन प्रक्रिया है, बहुत कठिन प्रक्रिया। कठिन प्रक्रिया का मतलब है कि उसको बहुत ज्यादा बहुमत चाहिए कांग्रेस में, तब जाके क्या किया जाएगा, संविधान में संशोधन किया जा सकता है। क्या देखते हैं, अमेरिका में संशोधन प्रक्रिया अत्यंत कठिन है। इसके लिए कांग्रेस के दोनों सदनों, कांग्रेस वहां की संसद को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। इसके दो सदन है। इसके कितने सदन है? दो सदन है। पहला है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा है आपके सीनेट। सीनेट, दोनों सदनों से 2/3 बहुमत चाहिए, यानी कि सीनेट के सदस्य अगर देखें तो सीनेट के सदस्य हैं 100 में से 2/3 बहुमत होगा, तब जाके क्या होगा, संविधान में संशोधन। और कुल राज्यों के 3/4 राज्यों की, और कुल राज्य कितने हैं? तो अमेरिका में 50 राज्य हैं। 50 राज्यों में 3/4 राज्यों की स्वीकृति अनिवार्य होती है, तब जाके अमेरिका के संविधान में क्या होता है, संशोधन होता है। बड़ी बड़ी कठिन प्रक्रिया है। 1789 में अमेरिका का संविधान बना और 1789 से लेकर आज 2026 तक केवल 27 संविधान संशोधन हो पाए हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि अमेरिका का संविधान कितना कठोर है। वहां पर संविधान संशोधन ऐसे मुंह उठा के आगे कर लिया, ऐसे नहीं होगा। वहां पर एक बड़ी प्रक्रिया चाहिए, बहुत जनता का समर्थन चाहिए, सदस्यों का समर्थन चाहिए, तब जाके आप क्या कर सकते हो, संविधान में संशोधन कर सकते हो। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस में वैध संघवाद पाया जाता है, जहां केंद्र और राज्यों के पास अपनी अपनी स्वतंत्र शक्तियां। कहने का अर्थ है कि अमेरिका में केंद्र का संविधान अलग होता है और राज्यों का संविधान अलग होता है। कुछ प्रमुख शक्तियां किसको दी गई है? केंद्र को। बाकी जो शक्तियां नहीं है वो सारी की सारी राज्यों को शक्ति दी है। यहाँ की वहां के राज्य अलग से देश से अलग भी हो सकते हैं, इसलिए उनका संविधान अलग है। आगे बात करेंगे, पांचवा प्रश्न, अमेरिकी राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या है और वर्तमान में उसकी एक प्रमुख कार्यपालिका शक्ति बतानी है। अमेरिका वीटो शक्ति का अर्थ होता है, हिंदी में इसका अर्थ हुआ निषेधाधिकार। निषेधाधिकार, वीटो का अर्थ हुआ कि मैं मना करता हूं। अगर कोई प्रस्ताव पारित हो रहा है, वो प्रस्ताव को मना किया जा सकता है, रोका जा सकता है, अकेला सदस्य रोक सकता है। इस वीटो को आपने सबसे अधिक सुना होगा यूएनओ में, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें वीटो देश आपने सुनेंगे कि इनके पास वीटो देश है। तो वीटो कौन से देश हैं? एक अमेरिका है, रशिया है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और आपके चाइना है। ये 5 देशों के पास वीटो है। यूएनओ टोटल सदस्य कितने हैं? तो 193 सदस्य हैं। 193 में अगर सदस्य 188 सदस्य कह दें कि हम इस प्रस्ताव को पारित करते हैं, लेकिन एक देश अगर आ जाए, जैसे चीन आ गया,
चीन ने मना कर दिया कि नहीं, ये प्रस्ताव पारित नहीं होना चाहिए, तो प्रस्ताव खारिज हो जाता है। केवल एक देश अपने दम पर क्या कर सकता है, उस प्रस्ताव को रोक सकता है, तो इसे बोला जाता है वीटो। तो ये वीटो क्या होता है देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का अर्थ है कांग्रेस द्वारा। कांग्रेस क्या है, मैंने अभी बताया, अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहा जाता है। हमारी जो कांग्रेस पार्टी है ना भारत की, वो कांग्रेस पार्टी का नाम ही इधर से आया था, अमेरिका के संसद से आया था। क्योंकि यहाँ पर जो पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी या सबसे पुरानी पार्टी, वो है कांग्रेस। कांग्रेस का नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। तब दादा भाई नौरोजी आए, उन्होंने कहा मैं बार बार घूमता रहता हूँ, मुझे पता है आपको कुछ पता नहीं है, इसका नाम यूनियन मत रखो। यूनियन तो मजदूरों का भी हो सकता है और किसी का भी हो सकता है, विद्यार्थियों का भी यूनियन होता है, तो यूनियन यूनियन नहीं चलेगा, इसलिए इसका नाम रखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारत की जो सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है, उसका नाम अमेरिका से लिया गया था, कांग्रेस। चलिए बात करते हैं, कांग्रेस द्वारा पारित किसी विधेयक को रोकने या खारिज करने का अधिकार है, जिसमें मुख्य रूप से जेबी वीटो शामिल है। जेबी वीटो क्या होता है, जेबी वीटो का अर्थ होता है कि उसे क्या कर सकता है, कोई विधेयक पारित हुआ, राष्ट्रपति कहाँ का, अमेरिका का, अमेरिका का राष्ट्रपति इसे जेब में डाल सकता है, इसलिए इसे जेबी वीटो कहा जाता है। और जेब को आप क्या कहते हो इंग्लिश में, पॉकेट, तो इसे पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। उनकी एक प्रमुख शक्ति, चलो ये हो गया आपने वीटो वाली शक्ति। उनकी एक प्रमुख कार्यपालिका शक्ति देश के सभी उच्च अधिकारी हाई जो ऑफिसर्स हैं उनकी, और राजदूत, राजदूत को इंग्लिश में एम्बेसडर कहते हैं, एम्बेसडर होते हैं ना, भारत की सरकार और अमेरिका की सरकार के बीच में कड़ी का जो कार्य करते हैं, दोनों सरकारों की बातों को आदान प्रदान करते हैं, उसे बोलते हैं राजदूत, इंग्लिश में बोलते हैं एम्बेसडर। फिर सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, देखिए आपको पता है अमेरिका में सर्वोच्च क्या है, जुडिशरी है, न्यायपालिका है। तो उनकी शक्तियों को या उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, अमेरिका का प्रेसिडेंट करता है, एग्जीक्यूटिव पावर्स है उसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका से क्या तात्पर्य है। देखिए एकमात्र ऐसा देश है स्विट्जरलैंड जहां पर बहुल कार्यपालिका है, यानी कि मेजर एग्जीक्यूटिव पावर्स है। तो क्या होती है चीजें देखते हैं, तथा इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं। देखिए स्विट्जरलैंड आपको पता होना चाहिए एक ऐसा देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड कंट्री का अर्थ क्या है, चारों तरफ देशों से घिरा हुआ है। और एकमात्र देश, अगर पूछा जाता है ना कि कोई कौन सा देश जिसने किसी भी विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया, तो कौन सा है, स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 1 वर्ष होता है। कितना होता है, 1 वर्ष होता है। कार्यपालक शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित न होकर एक समिति होती है, वहां पर क्या होती है, एक समिति बनाई जाती है, एक कमेटी बनाई जाती है, जिसके सदस्य 7 होते हैं। उन्हीं में से एक व्यक्ति को क्या बनाया जाता है, प्रेसिडेंट। और कितने साल के लिए, 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए वहां पर एक प्रेसिडेंट बनाया जाता है। मतलब औपचारिक होता है, फॉर्मल होता है। 1 साल के लिए इस व्यक्ति को क्या करना है, अध्यक्षता करनी है बैठकों की। और जहां पर प्रस्ताव पारित होगा, वो प्रस्ताव कैसे पारित होगा, बहुमत के आधार पर। अब 6 सदस्य बैठे हैं, 7वां वो है, और बहुमत आपको पता ही है जो आएगा 3-4 आएगा। ऐसा तो है नहीं कि 3.5 आ जाएगा, तो उसमें या तो 3-4 आएगा, और 3-4 आ जाएगा, 7 सदस्यों का ये बहुमत होगा, उस आधार पर प्रस्ताव या विधेयक पारित किए जाते हैं। समिति में न होकर, जिसे बहुल कार्यपालिका कहते हैं, इसमें कुल 7 सदस्य होते हैं, मैंने अभी बताया आपको। इन 7 सदस्यों की शक्तियां बिल्कुल बराबर होती है, जिसमें तानाशाही का कोई खतरा नहीं रहता है, ऑटोक्रेटिक रूल नहीं आता, वहां पर तानाशाही नहीं होती है 7 सदस्यों की। हालांकि ये 1 साल जो अध्यक्षता करेगा, जो व्यक्ति अध्यक्षता प्रेसिडेंट बन के अध्यक्षता करेगा, उसके पास तानाशाही पूर्ण कुछ नहीं है, वो सिर्फ अध्यक्षता कर रहा है। 7 सदस्यों के पास बराबर पावर रहती है, और इस वजह से वहां पर जो कार्यपालिका है, बहुल कार्यपालिका। देखो कार्यपालिका के कई प्रकार होते हैं, जैसे भारत में संसदीय कार्यपालिका, अमेरिका में अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है, स्विट्जरलैंड में आपके बहुल कार्यपालिका है, फ्रांस में आपके अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली है। तो ये प्रणालियां एग्जीक्यूटिव पावर्स है। 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 7वां प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स की क्या भूमिका है, इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली व्यवस्थापिका क्यों कहा जाता है। देखिए ब्रिटेन में 2 सदन है, एक तो सदन है उसका नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स, एक दूसरा जो सदन है उसका नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो 2 सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, ये 2 सदनों। लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा पावरफुल है वो हाउस ऑफ कॉमन्स है। अब ये समझिए कि इतनी शक्ति है इसकी। ब्रिटेन में जो सर्वोच्च है वो संसदीय है। ब्रिटेन में सर्वोच्च क्या है, वो संसदीय। और अमेरिका में सर्वोच्च क्या है, वो न्यायपालिका है। वहां की न्यायपालिका सर्वोच्च है, और ब्रिटेन में आपके सर्वोच्च क्या है, संसद सर्वोच्च है। और वहां का सबसे ज्यादा जिसके पास पावर या शक्ति है, वो सदन कौन सा है, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। आगे जाके एक बहुत बड़े थिंकर हुए थे जिनका नाम था डी लॉम। उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन की जो संसद है,
वो आदमी को औरत और औरत को आदमी बनाने के अलावा सारा कुछ कर सकती है, केवल यही काम नहीं कर सकती, बाकी सारे काम कर सकती है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो इतनी पावरफुल है। क्या है लिखा हुआ देखते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स की मुख्य भूमिका कानून बनाना है। मुख्य भूमिका क्या है? कानून बनाना, विधेयक पारित करने, अधिनियम पारित होंगे और अधिनियम के बेस पर क्या बनेंगे? लॉज बनेंगे। और कार्यपालिका प्रधानमंत्री पर नियंत्रण रखना है। कार्यपालिका काम है प्रधानमंत्री, वहां पर वास्तविक जो शासक होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसे सबसे शक्तिशाली इसलिए माना जाता है क्योंकि ब्रिटेन में न्यायपालिका संसद के बनाए हुए कानून को रद्द नहीं कर सकती है। वहां संसद की संप्रभुता का सिद्धांत है, सोवर्निटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो वहां पर संसद की संप्रभुता का नियम है। ब्रिटेन में संसद ही सर्वोच्च है। संसद ने कुछ कानून पारित कर दिया, चाहे वो कैसा भी हो, न्यायपालिका कुछ नहीं कर सकती। लेकिन भारत में क्या है, कोई कानून बन गया, ये देखो सोनम चुग आ गए, कर दिया गया, अभी क्या करेंगे? अभी आंदोलन करेंगे। ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं होता, संसद ने जो कुछ बनाया उसे जुडिशरी कुछ नहीं कर सकती। हालांकि अमेरिका और भारत में जेआर है, जेआर मतलब जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक पुनरावलोकन है। जुडिशियल रिव्यू के आधार पर चेक करेंगे कि ये जो संविधान के अनुसार है कि नहीं है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं है। ब्रिटेन में अगर संविधान एक बार कोई कानून बन गया, संसद ने बना दिया, न्यायपालिका कुछ नहीं कर सकती, राजा कुछ नहीं कर सकता, वो चलता रहेगा। हाँ, चाहे तो संसद उसे समाप्त कर सकती है, बाकी कोई भी शक्ति समाप्त नहीं कर सकती। फ्रांस की संसद की संरचना क्या है तथा चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस के कुल सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखते हैं। फ्रांस की संसद द्विसदनीय है, वहां पर भी दो सदन है। पहला जो सदन है उच्च सदन सीनेट, दूसरा है नेशनल असेंबली। सीनेट है पहला और दूसरे राष्ट्रीय सभा बोलते हैं, नेशनल असेंबली बोलते हैं। दूसरी ओर चीन की व्यवस्थापिका यानी नेशनल पीपल्स कांग्रेस के कुल सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वहां पर जो चीन की जो संसद है, वो चीन की संसद का तो देखो, चीनियों वानियों के तो नाम तो बहुत है कि कैसे नाम होता है। जैसे हमारे नाम, जैसे अगर क्षेत्र में देखें तो आपके नाम क्या हो सकते हैं? दिनेश हो सकता है या फिर अन्य किसी का अलग अलग नाम हो सकते हैं। लेकिन चीनियों में अगर किसी ने पूछा कि आपके नाम कैसे पड़े, तो किसी ने कहा कि ऊपर से चम्मच को फेंका, चम्मच में जो भी आवाज़ आई उस हिसाब से नाम रख दिए, चांग चुंग चैंग चोंग चांग, यही नाम है चाइना में। अभी कोई आपसे पूछे कि चीन के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो ज़्यादातर तो नाम बोल ही नहीं पाएंगे, सी जिनपिंग। और सी जिनपिंग वो लिखते कैसे? ऐसे लिखते। अब ये सी, इधर वाले अपने वाले तो क्या कहेंगे? ये तो क्या 11 है, 11th जिनपिंग। 11th नहीं है, ये सी है। कौन सी आवाज है? चीनी। चाइना की कौन सी लैंग्वेज है? मैंड्रिन। कौन सी लैंग्वेज? चाइना की मैंड्रिन लैंग्वेज है, उसमें ये चीजें लिखी जाती है। खैर, हम बात करते हैं वापस। तो वहां पर 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, इसलिए चीन की संसद का भी नाम, वहां के नाम अजीब है, तो चीन की संसद का नाम है कवांगो और रेमिमिनी दाइविया दाहुही। ये इस तरीके से चीन का नाम, चीन की संसद का नाम है। इतना बड़ा तो अपने नाम अपने पूरे खानदान का हो जाता है। तो वहां पर चीन की संसद का नाम है, लेकिन हम उसे आमतौर पे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जन संसद भी कह सकते हैं। तो वहां के संसद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। देखिए, सबसे ज्यादा अगर किसी की संसद में सदस्य, वो चाइना की संसद में सदस्य है, और वो 3,000 के आसपास सदस्य हो जाते हैं। भारत में कितने? ले दे के 500, 750, 500 इधर लोकसभा, वो 200, 250, वो 750 से ज्यादा है नहीं, 800 मान लो, 800 सदस्य हैं। लेकिन चीन की संसद में 3,000 से प्लस सदस्य हैं, देश भी बहुत बड़ा है। 9वां प्रश्न है न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू का अर्थ क्या है और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? दोनों अलग प्रश्न है। पहला तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि संसद कोई कानून पारित करे, वो संविधान के दायरे के अंदर नहीं हो, तो न्यायपालिका उसे खारिज कर सकती है, यही जुडिशियल रिव्यू है, यही न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके तहत वह संसद द्वारा बनाए गए ऐसे कानून को अवैध घोषित कर सकती है जो संविधान का उल्लंघन करता हो। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और सीनेट की सहमति से की जाती है। देखिए, राष्ट्रपति करता है क्लियर, लेकिन सीनेट की सहमति, सीनेट मैंने आपको ना अपने राज्यसभा जैसा है ना, वहां पर सीनेट है। अमेरिका में कौन सा सदस्य? सीनेट है। सीनेट के सदस्य कितने हैं? तो 100 सदस्य है। सीनेट सहमति। देखो, अमेरिका में राज्य कितने हैं? मैंने आपको बताया 50 राज्य हैं। 50 राज्य में प्रत्येक राज्य से 2 सीनेट के सदस्य होंगे, और इस तरीके से वो सदस्य कितने हो गए? 100। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, फ्रांस के प्रशासकीय न्यायालयों एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स का क्या कार्य है और हित समूह राजनीतिक दलों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? फ्रांस के प्रशासकीय न्यायालय आम नागरिकों और सरकारी अधिकारियों के बीच के विवादों को सुलझाने का कार्य करते हैं। और हित समूह, हित समूह का मतलब है कि आपके
हित का सोचने वाले वो समूह। तो राजनीतिक दल में ये अंतर है कि हित समूह कभी कभी चुनाव नहीं लड़ते हैं। हित समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं। हित समूह जैसे प्रेशर ग्रुप जो होते हैं ना, वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो पॉलिटिकल पे प्रेशर बनाने का काम करते हैं ताकि नीतियां प्रभावित हो उनसे, वे केवल दबाव बनाते हैं। जबकि राजनीतिक दल चुनाव लड़कर सत्ता हासिल करते हैं। जैसे प्रेशर ग्रुप आप ले सकते हो, हालांकि क्या नाम पता नहीं क्या होगा, लेकिन आरएसएस एक तरीके से प्रेशर ग्रुप का काम कर सकता है। तो उनकी नीतियां बीजेपी के एजेंडों में प्रभावित रहती हैं। बजरंग दल और भी ऐसे बहुत से हो सकते हैं, हिंदू युवा वाहिनी, ये ऐसे दल हैं जिनकी नीतियां प्रभावित करते हैं, नीतियों को प्रभावित करने का कार्य कर सकते हैं। मुस्लिम में AIMPLB है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये भी नीतियों को प्रभावित करने का। तो ऐसे जमात इस्लाम है, जो ऐसे प्रेशर ग्रुप हैं जो सरकार की नीति को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। ये हमने देखा। तो राजनीतिक दल चुनाव लड़कर हासिल करते हैं। तो ये अलग प्रकार का हो सकता है। अब देखिए एग्जाम टॉपर्स 1 वीक सीरीज अब आपके चैनल पे आ गई है। अब पढ़ाई हुई और आसान। 1 वीक सीरीज अब इस हार्ड कॉपी सीमित नहीं है, और इसका ऐप आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके माध्यम से ये आपके सामने डाउनलोड ऐप कर सकते हैं, जहां पर सारी क्लासें आपको प्राप्त होगी और अच्छे से देख सकते हैं। पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, पीवाईक्यू के ऑल सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, इंपोर्टेड क्वेश्चन एंड सीरीज मटेरियल मिल जाएगी। मात्र 50 से 60 रुपए में पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एनीथिंग एनीवेयर वॉट स्टडी एक्सेस, पूरा एक्सेस आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं पढ़ाई से संबंधित। तो डाउनलोड आप करिए ऐप को, एग्जाम टॉपर्स ऐप। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन योर चैनल, टेलीग्राम चैनल है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इससे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाइए, इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां से सारी क्लासें आप आसानी से देख सकते हैं। घर बैठे शानदार तैयारी कर सकते हैं। जेएनयू की सारे कोर्सेज यहाँ पर आपको प्राप्त होते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे सेक्शन बी की। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस करेक्शन की वजह से क्या लिख के है, सेक्शन बी की बात करेंगे। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन लेते हैं, संविधान से क्या अभिप्राय है, यानी कि संविधान कैसे कहते हैं। तो संविधान वह दस्तावेज है जिसे किसी देश की कानून व्यवस्था को या शासन व्यवस्था को क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है। तो वह सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है, राज्य की शासन व्यवस्था के मूल संविधान किसी भी देश के ढांचे को निर्धारित करता है। सरकार के प्रमुख अंग, और सरकार के प्रमुख अंग है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और साथ ही साथ न्यायपालिका। इनकी स्थापना करता है और उनकी शक्ति को परिभाषित करता है, उनके आपसी संबंधों को बताता है। इसके साथ ही राज्य के जो नागरिक होते हैं, नागरिकों के एक आपके होते हैं मौलिक अधिकार, एक मूल अधिकारों और कर्तव्यों की रक्षा करता है। साथ ही साथ शब्दों में संविधान ये धुरी है जिसके चारों तरफ किसी देश की संपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था घूमती है। ये केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि राष्ट्र के आदर्शों, आकांक्षाओं और मूल्यों का जीवंत प्रतीक है। हम कह सकते हैं संविधान केवल ये चीज़ें नहीं करता है कि आपको चीज़ें अन्य वस्तुएं हैं या फिर किसी भी प्रकार के जो भी कानून व्यवस्था होती है उसको देता है, लेकिन यहाँ पर वो नागरिकों के मूल अधिकार तय करता है, मूल कर्तव्य तय करता है, और सरकार के प्रमुख जो भी अंग होते हैं उनके क्या करता है, उनकी शक्तियों को परिभाषित करने का कार्य भी करता है। तो हम कह सकते हैं कि आगे की ओर संविधान के विभिन्न प्रकार हैं। विभिन्न देशों की ऐतिहासिक परिस्थितियों, आवश्यकता और परंपराओं के आधार पर संविधान कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें मुख्य रूप से इन श्रेणियों में विभाजित किया गया है निम्नलिखित प्रश्नों। तो पहला है लिखित और अलिखित संविधान। लिखित और रिटन और नॉन रिटन के जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो होता है। लिखित संविधान क्या होता है? लिखित संविधान का अर्थ हुआ कि इसे संविधान सभा ने लिखा है। किसने लिखा है? संविधान सभा ने। एक स्पेशल संविधान सभा बनी और उसी संविधान सभा ने एक निर्धारित समय में उस संविधान को बनाया, तो उसे हम कहेंगे लिखित संविधान। साथ ही साथ होता है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान उसे कहा जाता है जिसके लिए कहें कि संविधान सभा नहीं बनी थी, पुरानी परंपराओं, रीति रिवाजों, रूढ़िवादी जो भी बातें चली आ रही है उनके माध्यम से जो चीज़ें की जाती है वो अलिखित संविधान होता है। लिखित संविधान का बहुत अच्छा उदाहरण हम कह सकते हैं तो भारत है, अमेरिका है। भारत का संविधान बहुत बड़ा संविधान है, 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है। और साथ ही साथ अमेरिका के हैं तो अमेरिका में टोटल 7 अनुच्छेद हैं, और कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा संविधान है वो अमेरिका का संविधान है। अलिखित संविधान का अगर उदाहरण देखा जाए तो ब्रिटेन का संविधान है। ब्रिटेन के संविधान को हम कह सकते हैं कि वो पुरानी परंपराओं, रूढ़िवादी जो बातें हैं उनके आधार पर चला आ रहा है। कोई संविधान सभा बैठी नहीं है, वहाँ पर कोई अधिनियम पारित हो जाता है, संविधान ही बन जाता है। तो ये चीज़ें हमने अभी चर्चा की है। दूसरा है कठोर और लचीला।
कठोर का मतलब है कि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया क्या है? संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया के आधार पर जो संविधान है, वो क्या है? तो संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर हम कह सकते हैं कि कट आसानी से संशोधन हो जाए, तो बहुत लचीला है। आसानी से संशोधन नहीं हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, यानी कि बहुत बड़ा बहुमत चाहिए, तब जाके संशोधन हो, तो कठोर संविधान हो जाएगा। जैसे कठोर संविधान अमेरिका का है, लचीला संविधान ब्रिटेन का है। और इसके बीच का जो रास्ता है वो भारत का है। तो ये हमने एग्जाम्पल देखे। तीसरा है संघात्मक एकात्मक। संघात्मक और एकात्मक का अर्थ क्या है? संघवाद में क्या होता है? शक्तियों का बंटवारा होता है। केंद्र के पास शक्तियाँ होती है, राज्यों के पास शक्तियाँ होती है, और जो भी नीचे की अलग-अलग पॉलिटिकल संस्थाएँ होंगी, उनके पास पावर्स रहेगी। एकात्मक में केंद्र पे डिपेंड रहेंगे राज्य। जैसे अमेरिका और भारत में है, जहाँ पर संघीय सिस्टम है, तो वहाँ पर केंद्र की और राज्य की अलग-अलग शक्तियाँ हैं। शक्तियों का पृथक्करण है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है। लेकिन कुछ ऐसे जैसे ब्रिटेन और फ्रांस है, वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है। उनके प्रांतों को केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है, किसके लिए? शक्तियों के लिए। यानी कि जो भी वहाँ से शक्ति प्राप्त होगी, उसके आधार पर वो कानून बना सकते हैं। अगला है आपके आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में संविधान का महत्व। आधुनिक लोकतंत्र में संविधान का महत्व अत्यधिक है। पहले ये कानून के शासन, देखिए संविधान रूल ऑफ लॉ लेके आता है, रूल ऑफ लॉ लेके आता है, स्थापना करता है, जैसे शासकों की मनमानी रोक लगता है। दूसरा, ये शक्तियों के पृथक्करण पृथक्करण का सिद्धांत लागू करता है, शक्तियों का सेपरेशन ऑफ पावर्स करता है, रूल ऑफ लॉ लाता है, साथ ही साथ किसी भी अंग को निरंकुश होने से रोकता है। तीसरा यह है कि अल्पसंख्यकों और नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है। नागरिकों और अल्पसंख्यक जो होते हैं, माइनॉरिटी जो एरिया होते हैं, जो भाषा के आधार पर हो सकते हैं, धर्म के आधार पर हो सकते हैं, और अन्य कोई भी शिक्षा के आधार पर भी हो सकते हैं, संस्कृति के आधार पर भी हो सकते हैं, उनके क्या देता है? अधिकार देता है। बहुसंख्यकवाद खतरे से रक्षा होती है। संविधान राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करता है, शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए किसी भी सभ्य लोकतांत्रिक समाज की कल्पना बिना संविधान के नहीं की जा सकती है। इसका एक अथवा का क्वेश्चन है, वो चर्चा करते हैं। क्या है संविधानवाद से, क्या समझते हैं, और संविधानवाद के प्रमुख तत्व क्या है, विवेचना करनी है। संविधानवाद और संविधान के मध्य अंतर बताना है। मैंने पहले ही आपको बताया संविधानवाद की अवधारणा क्या है। संविधानवाद किसे कहते हैं? सीधे सीधा यही कि संविधान एक संस्था है, ढांचा है, दस्तावेज है। जिस देश में संविधान के अनुसार कार्य हो रहा है, संविधान से प्राप्त शक्तियों के अनुसार कार्य हो रहा है, तो उस देश में संविधानवाद है। संविधानवाद एक आइडियोलॉजी है, विचारधारा है। संविधानवाद एक राजनीतिक विचारधारा है। इसका मूल अर्थ है सीमित नियंत्रित शासन। सीमित नियंत्रण शासन सिद्धांत पर आधारित। सरकार के पास असीमित शक्तियां नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस संविधान द्वारा स्थापित सीमाओं एंड कानूनों के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। यदि किसी संविधान में मौजूद है लेकिन वहाँ शासन निरंकुश है, जनता के अधिकारों का हनन करता है, तो वह संविधान तो माना जाएगा, लेकिन संविधानवाद नहीं है। ये पहले भी चर्चा मैं कर चुका हूँ। संविधानवाद का शासन की शक्तियों का अंकुश लगाने और नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित रखने की दार्शनिक प्रतिबद्धता है। इस बात पर जोर देता है कि सत्ता का प्रयोग लोक कल्याण के लिए हो, न कि शासकों की व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के लिए हो। संविधान से प्राप्त जो शक्तियां हैं, उसके अनुसार कार्य किया जाए, शासक उनके अनुसार चले, तो हम कह सकते हैं कि उस देश में क्या है? संविधानवाद है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। संविधानवाद के प्रमुख तत्व। एक सच्चे लोकतंत्र में राज्य संविधानवाद की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। कौन से तत्व हैं देखते हैं। अनिवार्य माना जाता है। पहला है सीमित सरकार और शक्तियों का पृथक्करण। देखिए सीमित सरकार, सरकार के पास कुछ सीमित अधिकार होंगे। ये ऐसा नहीं है कि असीमित पावर नहीं आ जाएगी। सरकार बनने के बाद सरकार चाहेगी तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करेगी, एक सीमा में रहकर सारे कार्य किए जाएंगे, और सीमा में रहकर कार्य किए जाएंगे तो वो क्या कह सकते हैं हम, क्या हो जाएगी, संविधानवाद की प्रक्रिया को सफल कर दिया जाएगा। साथ ही साथ शक्तियों का पृथक्करण होगा। किसका पृथक्करण होगा? शक्तियों का पृथक्करण होगा। शक्तियों का पृथक्करण कैसे होता है? आप ये समझिए कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की शक्तियों के अलग-अलग ढांचे होंगे, यानी कि अलग-अलग पावर्स दी होगी, उसके आधार पर होगा। संविधान में सबसे पहला तत्व है कि सरकार की शक्तियाँ सीमित होनी चाहिए। मोंटेस्क्यू एक बहुत बड़े थिंकर हुए, मोंटेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्तियों के पृथक्करण, ठीक है। मोंटेस्क्यू ने एक जो किताब लिखी थी, उसके आधार पर शासन के या सरकार के 3 अंग बाँटे थे। 3 अंग कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो मोंटेस्क्यू ने इसका क्या किया था? एक तरीके से विभाजन किया था। उस विभाजन के सिद्धांत के अनुसार कानून बनाने, उन्हें लागू करने और न्याय करने की शक्तियाँ अलग-अलग संस्थाओं के पास होनी चाहिए, ताकि कोई भी अंग सर्वशक्तिमान न बन सके। सभी शक्तियाँ अलग-अलग होंगी, उसके आधार पर क्या होना चाहिए? शासन होना चाहिए। ये भी चर्चा की है। फिर है न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायपालिका पुनरावलोकन। अगर संविधानवाद है, तो उसमें क्या होगा? स्वतंत्र न्यायपालिका होगी।
और न्यायपालिका क्या होगी? न्यायिक पुनरावलोकन पावर होगी। क्या होता है सर? स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ होता है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से विधायिका और कार्यपालिका उस जुडिशरी पर क्या नहीं बनाएगी? दबाव नहीं बनाएगी। साथ ही साथ न्यायिक पुनरावलोकन मैंने पहले ही चर्चा की थी कि अगर कोई संसद कानून बना दे, जो संविधान के दायरे के अंदर नहीं आता है, संविधान का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका उस कानून को क्या कर सकती है? खारिज कर सकती है। तो उसे हम कह सकते हैं न्यायिक पुनरावलोकन संविधानवाद की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र होता है। निष्पक्ष न्यायपालिका होना बहुत जरूरी है। न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति होनी चाहिए। न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के दायरे के अंदर कानून है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उसे खारिज करने की पावर ही न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है। ये सारी चीजें। फिर है मौलिक अधिकार और कानून का शासन। अगर मौलिक अधिकार एक नागरिक के पास, एक लोकतांत्रिक और सभ्य देश में, सभ्य लोकतांत्रिक देश में किसी भी नागरिक के पास क्या होना चाहिए? मौलिक अधिकार होने चाहिए। और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर उसे न्यायपालिका में जाने का अधिकार होना चाहिए। यही हम कह सकते हैं एक देश में संवैधानिक देश है और लोकतांत्रिक देश है, उसमें ये चीजें होनी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ कानून का शासन होना बहुत जरूरी है। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। जैसा कि भारत में देखें, भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 14 जो है भारत में, वो कहता है कानून के समय सभी लोग क्या है? समान है। कानून की समानता की बात की जाती है। साथ ही साथ तीसरा चौथा हम क्या देखेंगे कि लोकतांत्रिक मूल्य और स्वतंत्र चुनाव। संविधानवाद केवल कागजों पर काम नहीं करना चाहिए, लोकतांत्रिक मूल्य होना चाहिए। देश के जो मूल्य है, जो मोरलिटी है, वो पर काम करनी चाहिए। साथ ही साथ हम बात करेंगे जागरूकता, सहिष्णुता, लोकतांत्रिक मूल्यों का होना आवश्यक है और समय-समय पर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होने बहुत ज़रूरी है। एक लोकतांत्रिक देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो, ताकि जनता अपने समय-समय पर अपने शासकों को बदल सके। संविधानवाद और संविधानवाद में अंतर है। यद्यपि दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें गहरा वैचारिक अंतर है। प्रकृति का अंतर है। संविधान एक संगठन या ढांचा है और लिखित या अलिखित या कानूनी दस्तावेज हो सकता है। मशीनरी को तैयार करता है। विपरीत संविधान एक राजनीतिक दर्शन, मूल्य और आत्मा है, जिससे ढांचे को नियंत्रित करता है। मैंने पहले ही कहा संविधान एक दस्तावेज है, एक संस्था है, एक ढांचा है, लेकिन संविधानवाद एक क्या है? दर्शन है, राजनीतिक विचार है, मूल्य है। फिर क्षेत्र का अंतर। संविधान का क्षेत्र मुख्य रूप से कानूनी और संस्थागत होता है, जबकि संविधानवाद का क्षेत्र तो व्यापक है, राजनीतिक। संविधानवाद कुछ भी हो सकता है। आप किस आधार पर शासन कर रहे हैं, वहां पर आप संविधान के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? संविधानवाद का क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन संविधान तो लिमिट है कि इतने अनुच्छेद है, इस अनुसार हम ये पावर देते हैं। तो एक संस्था और दस्तावेज तो सीमित होता है। दस्तावेज में कितनी किताब यानी पेज कितने होंगे, तो वो पेज के आधार पर ही होगा। तो ये चर्चा होगी। फिर है अगला अस्तित्व का संबंध। जहाँ संविधान व संविधानवाद भी हो, ज़रूरी नहीं है। जैसे तानाशाही देशों में किसी लिखित संविधान है। देखिए, अर्थ के अस्तित्व का संबंध है। किसी देश में संविधान तो है, लेकिन वहाँ पर संविधानवाद नहीं है। ये पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो संविधान होने से किसी देश में संविधानवाद आ जाए, तो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो इसको अब आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। यूके, यूएस और चाइना के संविधान की विशेषता बतानी है और तुलनात्मक वर्णन करना है, एक सामाजिक आर्थिक आदरण है। देखिए, यूके, यूएस और चाइना के संविधान की प्रमुख विशेषता है। यूएस विश्व के प्रमुख संविधान में ब्रिटेन, अमेरिका और चीन के संविधान विशिष्ट राजनीतिक, ऐतिहासिक प्रश्नों के अवतर महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तीनों देशों की संवैधानिक व्यवस्था को मौलिक अंतर पाए जाते हैं। ब्रिटेन का संविधान विश्व का एकमात्र प्रमुख संविधान है, जो अलिखित और विकसित है। इसका निर्माण किसी भी संविधान नहीं किया है, बल्कि ये सदस्यों, प्रथाओं और संप्रदाय ब्रिटिश से ठीक है। देखिए, ब्रिटेन का संविधान हम कह सकते हैं कि दुनिया का एकमात्र अलिखित संविधान है। पुरानी परंपराएं, रीति रिवाज, जो भी चीजें चली आ रही है पुरानी प्रथाओं के अनुसार, वो सारा का सारा उनका संविधान है। जो प्रथाएं जो कहती है उसे शामिल। हम देखें तो ब्रिटेन में 1688 में वहां पर ब्लडलेस रिवॉल्यूशन हुआ था, गौरवमयी क्रांति हुई थी। और ब्लडलेस रिवॉल्यूशन से वहां पर मोनार्की खत्म हो गई थी। मोनार्की मतलब राजतंत्र खत्म हो गया था और वहां पर डेमोक्रेसी स्थापित हो गई थी। और डेमोक्रेसी भी कैसी? कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, संवैधानिक राजतंत्र वहां पर से शुरू हो गया था। 1688 के बाद अमेरिका, ब्रिटेन में कोई भी एक ऐसा प्रस्ताव नहीं है जो मतलब खारिज हो गया। ब्रिटेन के राजा ने उसको खारिज कर दिया, समाप्त कर दिया। तो 1688 से आज 2026 तक कंटिन्यूटी में हम कह सकते हैं कि विधेयक लगातार पारित होते आ रहे हैं और राजा या रानी केवल सिग्नेचर करते हैं। ब्रिटिश संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि संसद की संप्रभुता है, सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। हम कह सकते हैं ब्रिटेन में संसद ही सर्वोच्च है, जिसका अर्थ है ब्रिटिश ब्रिटिश संसद कोई भी कानून बना सकती है, न्यायपालिका उसको अवैध घोषित नहीं कर सकती है। एकात्मक शासन प्रणाली और संस्थात्मक पाया जाता है। राजा केवल नाम मात्र का प्रधान होता है और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। इसके विपरीत अमेरिका का संविधान है, विश्व का लिखित संविधान है, लघु संविधान है, अत्यंत कठोर संविधान है। तीन बातें। अत्यंत कठोर संविधान है,
लिखित संविधान है पहला कब लिखा गया? 1789 में। लघु संविधान है, 7 ही अनुच्छेद है। कठोर संविधान है क्योंकि 2/3 बहुमत चाहिए, किसका? कांग्रेस का, तब जाके संविधान संशोधन होगा। करना बहुत जटिल प्रक्रिया। अमेरिकी संविधान शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स और अवरोध तथा संतुलन, चेक्स एंड बैलेंस। चेक्स एंड बैलेंस कार्यपालिका का, यानी कि जो वहाँ की है कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सीनेट, वहाँ पर चेक्स और बैलेंस के आधार पर क्या किया जाता है? सिद्धांत पर काम करते हैं, ताकि सरकार कोई भी अंग निरंकुश न हो। या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अमेरिका में, जिसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। और अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता पाई जाती है। ध्यान रखना, अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता पाई जाती है, जिसके पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति व्यापक है। व्यापक का अर्थ क्या हुआ कि अगर कोई चीज वहां पर क्लियर नहीं है, डिक्लेयर नहीं है, तो वहां पर जुडिशरी जो कहेगी वही होगा। जुडिशरी उसे तय करेगी, उसका पुनरावलोकन करेगी। तो वहां पर, क्योंकि अमेरिका का संविधान शुरू में जब बना था उनके पास उदाहरण थे नहीं, तो लास्ट में जो भी चीजें बचेगी कि जुडिशरी तय करेगी। चीन का संविधान 1982 में लागू हुआ, इन दोनों से पूरी तरह भिन्न है। यहाँ पर एक समाजवादी संविधान संशोधन। देखिए, ब्रिटेन में लगभग पूंजीवाद की तरफ जा रहा है। पूरा का पूरा पूंजीवादी संविधान कौन सा है? पूंजीवादी देश कौन सा? तो अमेरिका है। लेकिन चाइना में चीजें चेंज हो जाती है। वहाँ साम्यवादी क्रांति के तहत वहाँ पर माओ ने एक क्रांति की थी, और क्रांति के तहत वो देश का निर्माण हुआ था। PROC, अभी जो चाइना है उसका नाम क्या है? चीन का नाम है PROC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पहले ROC था, रिपब्लिक ऑफ चाइना, अब PROC देश है। तो वहां पर माओ जेडोंग की क्रांति हुई, चीनी क्रांति, साम्यवादी क्रांति, समाजवादी क्रांति, और उसके तहत शासन को आगे बढ़ाया गया। संविधान जो साम्यवादी विचारधारा पर आधारित है। चीनी संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता है कि ये एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली है। कम्युनिस्ट पार्टी है, CCP, मैंने पहले बात की, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करता है। ये लोकतांत्रिक केंद्रीय का सिद्धांत लागू करता है। लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद, सेंट्रलाइजेशन, एक पार्टी है वो सेंटर में रहेगी, उसके नियम, कानून, कायदे, नियम सारे काम करेंगे। जिसका अर्थ है कि नीति निर्माण में निचले स्तर के सुझाव लिए जाते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय किसका होता है? CCP पार्टी का होता है, NPC का होता है, वहां की संसद। चीन में एकात्म शासन प्रणाली है, केवल एक पार्टी का, वन पार्टी रूल है। शक्तियों का पृथक्करण स्थान पर सारी शक्तियां नेशनल पीपल्स कांग्रेस की में निहित होती है, वहां की संसद में निहित होती है, और इसको लीड करती है CCP, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। संविधान के सामाजिक आधार, किसी भी देश पर संविधान समाज आर्थिक परिस्थिति को उपज होता है। इन तीनों देशों के संविधान के सामाजिक आर्थिक निम्नलिखित हैं। ब्रिटेन का सामाजिक आर्थिक, ब्रिटेन का समाज रूढ़िवादी और पारंपरिक, यही कारण है कि वहाँ आज भी राजतंत्र, राजा का पद समानपूर्वक जीवित है। आर्थिक रूप से ब्रिटेन पूंजीवादी है देश है, जिसने कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को अपनाया है। यहाँ का संविधान निजी संपत्ति की रक्षा करता है, लेकिन साथ ही सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं नागरिकों को प्रदान करने में देता है। देखिए, पूंजीवादी की ओर झुका हुआ है ब्रिटेन, लेकिन साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे जो कार्य होते हैं वो समाजवादी विचारधारा के तहत भी कार्य करता है। तो ब्रिटेन एक तरीके से हम कह सकते हैं पूंजीवादी कैपिटलिस्ट कंट्री है। दूसरा, अमेरिका घोर पूंजीवादी देश है, निजी संपत्ति को बहुत ज़्यादा मान्यता देता है। सरकार अपने पास कुछ नहीं रखती है, वहाँ पर तो संपत्ति का एक अधिकार है, और निजी संपत्ति को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है। तो बहुत घोर पूंजीवादी देश कौन सा है? वो अमेरिका। संविधान का आर्थिक सुधार पूर्ण रूप से मुक्त बाजार। मुक्त बाजार का अर्थ क्या है? कि सरकार किसी भी क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगी, सारे जो सेक्टर रहेंगे वो निजी हाथों में रहेंगे। उद्योगों में नियंत्रण सरकार नियंत्रण से वकाल करता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को बहुत ज्यादा पावर। चीन का सामाजिक आर्थिक आधार, चीन एक साम्यवादी देश है, कम्युनिस्ट कंट्री है, और कम्युनिस्ट कंट्री में ज़्यादातर जो सेक्टर होते हैं, ज़्यादा जो क्षेत्र होते हैं वो सरकार के पास होते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के पास होते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी जितनी छूट देती है उस आधार पर। हालांकि 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाई थी, खुले द्वार की नीति, तो उसके तहत सभी के लिए द्वार खोलने का किया था, और इसलिए कह सकते हैं कि चीन ने भी अपने अर्थव्यवस्था को खोला था, और जिसके तहत बाकी देशों के साथ व्यापार किया था। लेकिन हम कह सकते हैं चाइना एक साम्यवाद देश है, और साम्यवाद देश में जो संसाधनों पर अधिकार होता है वो सरकार का होता है। सरकार अपने हिसाब से संसाधनों को आवंटित करती है। स्टेट कैपिटलिस्ट सिस्टम है, राज्य नियंत्रित पूंजीवाद है। राज्य नियंत्रण मतलब देश के सरकार जो होगी उसके नियंत्रण में रहेगा पूंजीवाद। इसका एक अथवा का क्वेश्चन है।
वो है संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड के संविधान में इस संघवाद का अवधारणा को तुलना तो विश्लेषण की जाए, दोनों देशों के संविधान संसद प्रक्रिया बतानी। दोनों में बताते हैं। अमेरिका का आधुनिक संघवाद का जनक माना जाता है। संघवाद मतलब है शक्तियों का पृथक्करण, फेडरल सिस्टम। अमेरिकी संघ का निर्माण अविनाशी राज्यों के संघ के रूप में हुआ है, यानी कि सभी राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाया है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसके अर्थ किसी भी संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यानी कि अलग होने का अधिकार नहीं, शायद थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ होगा। अमेरिका के राज्यों को अलग होने का अधिकार है, वो कभी भी राज्य देश से अलग हो सकते हैं, उनके पास पावर है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता मतलब है स्टेट की अलग है और आपके केंद्र की अलग हो। वहाँ का नागरिक जो होगा, जैसे अमेरिका का राज्य है अलास्का, अलास्का का भी नागरिक होगा और फिर वो नागरिक किसका होगा, अमेरिका का। वो अमेरिका का नागरिक होने के साथ साथ वो अलास्का का नागरिक होगा, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने राज्य का नागरिक होता है। फिर भी अमेरिका का शक्तियों का विभाजन गणना और अवशेष के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसमें केंद्र की शक्तियां लिख दी गई है और बची हुई शक्तियां राज्यों को सौंप दी गई हैं। अलावा अमेरिका में राज्यों की शक्ति है, क्षेत्रीय अंकों की सुरक्षा प्राप्त है। और सीनेट, सीनेट मैंने कहा ना, वहाँ का उच्च सदन सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त 2 सदस्य है। ये भी मैं चर्चा कर चुका हूँ अमेरिका के, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और एक दूसरा सीनेट। वहाँ पर शक्तियों के विगणना और अवशेष के सिद्धांत पर कार्य करता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड संघवाद दुनिया का सबसे अनोखा संघवाद है। स्विस संघ को कैंटन कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विस संघ को कैंटन कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में कुल 20 कैंटन है और 6 अर्ध कैंटन है, टोटल 26 कैंटन है। 26 कैंटन है, जिसमें आपके 20 तो आपके पूर्ण है और 6 अलग अलग छोटे अर्ध। संघवाद की स्विस संघवाद की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये अत्यधिक वीक केंद्रीकृत है। वीक केंद्रीकृत का मतलब है कि शक्तियों को बहुत ज्यादा फैलाया हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति को शक्ति दी है। कैंटों के पास अपनी सेना रखने का अधिकार रहा है सीमित रूप में, उनके अपने संविधान है। स्विस संघवाद में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का गहरा प्रभाव है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पे है, तो हम कह सकते हैं स्विट्जरलैंड में है। जैसे प्लेबिसाइड है, रेफरेंडम है, राइट टू रिकॉल है, ये सारे के सारे तरीके आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, स्विट्जरलैंड में। इसके तहत केंद्र सरकार किसी भी कानून को जनता जनमत संग्रह यानी कि आपके क्या होगा, प्लेबिसाइड होगा, रेफरेंडम के माध्यम से बदल सकती है। अमेरिकी संघवाद न्यायपालिका की सर्वोच्चता पर टिका है, वहीं स्विस संघवाद न्यायपालिका को केंद्र के कानूनों को अवैध घोषित करने की शक्ति नहीं देता है। देखिए अमेरिका में न्याय पुनरावलोकन के तहत कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है जुडिशरी, लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं कर सकती। वह जनता की इच्छा ही सर्वोच्च है। वहाँ पर कोई भी कानून पारित होगा स्विट्जरलैंड में तो जनता से राय ली जाती है, जनमत संग्रह लिया जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेबिसाइट। एक और तरीका होता है रेफरेंडम, एक और तरीका होता है राइट टू रिकॉल। ये कई तरीके होते हैं, एक होता है इनिशिएटिव। ये सारे तरीके हैं जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के। दोनों देशों में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो सीधी सी बात है अमेरिका में संशोधन प्रक्रिया बहुत ज्यादा कठोर है। संशोधन 2 चरण में होते हैं। पहला संशोधन का प्रस्ताव पहला संशोधन का प्रस्ताव और दूसरा संशोधन का अनुसमर्थन। प्रस्ताव रखने के लिए कांग्रेस वहां की संसद, दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत, दो कौन से, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा सीनेट अनिवार्य है। फिर 2/3 राज्यों की विधानसभा, टोटल राज्य कितने हैं, 50 राज्यों की विधानसभाएं होगी और वहां पर बहुमत 2/3 से पारित होना चाहिए। प्रस्ताव पास होने के बाद उस देश के राज्यों में से 3/4 राज्यों की विधानसभाओं व उनके विशेष सम्मेलन द्वारा स्वीकार किया जाना जरूरी है। यह प्रक्रिया इतनी कठिन है कि पिछले 230 से अधिक वर्षों में अमेरिका में केवल 27 संशोधन हो पाए हैं। ये मैंने चर्चा पहले कर चुका हूँ। स्विट्जरलैंड में संशोधन की प्रक्रिया में प्रत्येक स्तर पर जनता को शामिल किया जाता है। स्विस संविधान में 2 प्रकार के संशोधन होते हैं, पूर्ण संशोधन होता है और आंशिक संशोधन होता है। यदि संसद के दोनों सदनों में संशोधनों पर सहमत हो जाए तो उसे सीधे जनता और कैंटनों के मतदान के लिए भेजा जाता है। यदि जनता स्वयं संशोधन चाहती है तो कम से कम हजार, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख नागरिक हस्ताक्षर करके लोक प्रारंभक इनिशिएटिव के माध्यम से संशोधन का प्रस्ताव रख सकते हैं। किसी भी संशोधन को पारित तब माना जाता है जब उस देश के अधिकांश जनता का समर्थन डबल मेजोरिटी प्राप्त हो और साथ ही अधिकांश कैंटन और राज्यों के बहुमत की स्वीकृति मिले। इस प्रकार स्विस संशोधन प्रक्रिया कठोर होने के बावजूद पूरी तरह से जनता के हाथ में है। दोनों में कठोर है। अमेरिका में जो संशोधन की प्रक्रिया वो भी कठोर है, लेकिन वहां पर क्या है, किसके हाथ में है, वहां की कांग्रेस के हाथ में। कांग्रेस का मतलब दोनों सदनों से वो बहुमत 2/3 से पारित होगा। वहीं के राज्यों में 2/3 राज्यों में भी वही प्रस्ताव क्या होगा, 2/3 बहुमत से पारित होगा। स्विट्जरलैंड में ये सारी चीजें होगी बहुमत के आधार पर, लेकिन वहां पर जनता के हाथ में चीजें होती हैं।
इनिशिएटिव करेंगे, जनता कहेगी, उस अनुसार क्या होगा, वहाँ पर संशोधन होगा। तो स्विट्ज़रलैंड में जनता के पास पावर है, अमेरिका में राज्यों और संसद के पास पावर है। संयुक्त राज्य अमेरिका, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कार्य, वास्तविक पता करना है। अमेरिका की शक्तियाँ और कार्य, अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य। अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व का सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक शासक माना जाता है। अमेरिका का राष्ट्रपति सबसे लोकतांत्रिक शक्तिशाली माना जाता है। और अभी भी हम देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की नीतियाँ किस तरीके से पावर में। अपने बाकी वाले राष्ट्रपति अपने देश के कार्य करते हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति पूरे विश्व का कार्य करता है। इस विश्व पर कैसे किस तरीके से चीज़ें होगी, वो सारी चीज़ें देखता है। अमेरिकी संविधान का अनुच्छेद 2 कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित करता है। ध्यान रखना, अनुच्छेद 2 है वो राष्ट्रपति को पावरफुल करता है। वहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होने के कारण राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है। राज्य का भी प्रमुख होता है, देश का भी प्रमुख होता है और सरकार का भी प्रमुख। उसकी शक्तियां और कार्य देखते हैं। कार्यपालिका शक्तियां, राष्ट्रपति मुख्य रूप से कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानूनों को देश में लागू करता है और व्यवस्था बनाए रखता है। वह संघ सभी अधिकारियों जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, राजदूतों, कैबिनेट मंत्रियों, वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करता है। हालांकि इन नियुक्तियों पर सीनेट उच्च सदन की स्वीकृति अनिवार्य है। पहले भी प्रश्न आया था, उसमें हमने चर्चा की थी। वह देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। ये भारत ने भी यहाँ से चीजें ली। देखो, भारत का राष्ट्रपति भी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। ये प्रावधान हमने अमेरिका से लिया था। युद्ध के समय सैन्य संचालन का अंतिम निर्णय कौन लेता है? वो राष्ट्रपति ही लेता है। विधायी शक्तियां कौन सी? यदि अमेरिका में शामिल शक्तियों का पृथक्करण का अर्थ क्या हुआ? केंद्र के पास अपनी पावर है और राज्यों के पास अपनी पावर है। कारण राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, फिर भी वह विधायी कार्यों को प्रभावित करता है। समय समय पर कांग्रेस को स्टेट ऑफ द यूनियन संदेश भेजकर नए कानून के निर्माण की सिफारिश करता है। देखिए, उसका विधायी का कोई लेना देना नहीं होता है। वो कार्यपालिका का वास्तविक और सबसे शक्तिशाली प्रधान होता है। वहां के जो एक तरीके से सरकार बन गई तो 4 साल अमेरिका के राष्ट्रपति को कोई हिला नहीं सकता। महाभियोग की प्रक्रिया होती है, उसके तहत हटाया जा सकता है। उसके पास वीटो निषेधाधिकार की अत्यंत शक्तिशाली शक्ति होती है। कांग्रेस द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानूनी बन सकता है जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर न कर दे। विधेयक को खारिज कर सकता है या जेबी वीटो का उपयोग कर सकता है, ठंडे बस्ते में डाल सकता है। विधेयक को खारिज कर सकता है या पॉकेट में डाल सकता है, जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है अमेरिका का राष्ट्रपति। वित्तीय शक्तियां कौन सी है और विदेश नीति कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अमेरिका का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति ही करता है। वह दूसरे देशों के साथ संधियां करता है, समझौते करता है, लेकिन संधियों को लागू करने के लिए सीनेट के 2/3 बहुमत से समर्थन जरूरी होता है। सीनेट में कितने सदस्य? 100 का 2/3 बहुमत होगा तभी ये संधि और समझौते लागू होंगे। वार्षिक बजट राष्ट्रीय देखरेख बजट ब्यूरो द्वारा तैयार किया जाता है और उसकी मंजूरी के बाद ही कांग्रेस पेश करता है। तो वहाँ का बजट राष्ट्रपति की शक्ति के साथ आता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की वास्तविक शक्ति, अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तविक स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है और कांग्रेस में उसकी पार्टी का बहुमत है या नहीं। यदि राष्ट्रपति का व्यक्तित्व प्रभावशाली है, जैसे अब्राहम लिंकन 16वें राष्ट्रपति, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति, रूजवेल्ट ये आपके 32वें राष्ट्रपति, वह एक अधिनायक की तरह शक्तिशाली हो जाता है। संकट काल जैसे युद्ध काल, आर्थिक मंदी आई थी, द ग्रेट डिप्रेशन 1929 में आया था, में उसकी शक्तियां स्वतः ही बहुत बढ़ जाती है। हालांकि पूरी तरह निर्दोष नहीं हो सकता है, क्योंकि न्यायपालिका उसके कार्यों की समीक्षा कर सकती है। पूरी तरीके से तो ऑटोक्रेटिक नहीं होगा। उसकी शक्तियों पर अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अंकुश रखेगा। कांग्रेस बजट पर रोक लगाकर या महाभियोग चलाकर उस पर नियंत्रण रखती है। संक्षेप में संवैधानिक शासक है जिसके पास शक्तियों का विशाल भंडार है। अमेरिका का राष्ट्रपति कोई चलती फिरती एक तरीके से आप सुप्रीमेसी है। अमेरिका का प्रेसिडेंट दुनिया का सबसे पावरफुल पर्सन होता है। स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका संघीय परिषद की प्रमुख विशेषताओं आलोचनाओं मूल्यांकन करना और साथ ही साथ ब्रिटिश और अमेरिकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार भिन्न देखते हैं। एक बहुल कार्यपालिका कहाँ पे पाई जाती है? तो स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। संघीय परिषद कहते हैं। तो देखते हैं बहुल प्रकृति क्या होती है। सामान्यतः लोकतांत्रिक देशों में कार्यपालिका का प्रधान एक व्यक्ति होता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में 7 सदस्यों की समिति होती है। 7 सदस्यों की समिति में निहित 7 सदस्यों में एक व्यक्ति को क्या बनाया जाता है? प्रेसिडेंट बनाया जाता है। बॉस नहीं होता है, लेकिन केवल बैठकों की क्या करता है? अध्यक्षता करता है। वो एक व्यक्ति केवल 1 साल के लिए राष्ट्रपति होता है। 1 साल के लिए राष्ट्रपति बना जाता है। वो औपचारिक होता है, केवल। और संसदात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्था का मिश्रण। स्विस कार्यपालिका में दोनों प्रणालियों को, एक संसदात्मक जो भारत में है, अध्यक्षात्मक जो अमेरिका में, दोनों का गुणों लिया गया। ब्रिटिश प्रणाली की तरह इसके सदस्यों का चुनाव संसद
द्वारा किया जाता है। संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं। अमेरिकी प्रणाली के एक बार फिर चुने जाने के बाद संसद ने 4 वर्ष के लिए निर्धारित कार्यकाल पद से हटा नहीं सकती। अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान नहीं है। जनता चुनाव करती है संसदीय प्रणाली के तहत। साथ ही साथ एक बार चुन जाने के बाद 4 वर्ष तक स्थायी हो जाता है अध्यक्षात्मक की तरह। दलीय प्रणाली और भाषाई विविधता। देखिए कई प्रकार के जर्मन, फ्रेंच, इटालियन भाषा के लोग हैं वहां पर, और सभी भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। और दलीय प्रणाली तो एक राजनीतिक दल का शासन नहीं होता है वहां पर, कई देश बल्कि देश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को अनुमानिक प्रतिनिधित्व दिया जाता है। वहां पर दल होंगे। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब वहां पर क्या किया जाएगा, एक समान अनुपात में सभी को सीटें दी जाएगी। ये कहाँ पे? स्विट्जरलैंड। इसके अलावा स्विट्जरलैंड के विभिन्न भाषाई क्षेत्रों में एक जर्मन है, फ्रेंच है, इटालियन है, इसके अलावा एक और रोमन लैंग्वेज भी है, को भी इसमें अनिवार्य रूप से प्रतिनिधित्व मिलता है, जिससे यह राष्ट्रीय एकता की सरकार बनती है। ब्रिटिश और अमेरिका व्यवस्था में तुलना व अंतर। नेतृत्व का अंतर है। अमेरिका में एकल कार्यपालिका, राष्ट्रपति सर्वोच्च है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री सर्वोच्च होता है, कैबिनेट उसके अधीन काम करती है। लेकिन स्विट्जरलैंड में कोई एक नेता नहीं होता है, वहां सामूहिक नेतृत्व होता है। सामूहिक नेतृत्व मतलब 7 जो समितियां जो बनती, 7 सदस्यों की समिति बनती है, उसका नेतृत्व होता है, और 7 सदस्य मिलकर चलाते हैं। उत्तरदायित्व और स्थिरता का अंतर। ब्रिटिश कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है और जिससे अस्थिरता का खतरा रहता है। अमेरिकी कार्यपालिका स्थिर होती है लेकिन संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। स्विस कार्यपालिका स्थिर भी है, 4 वर्ष का निश्चित कार्यकाल भी है, और वह संसद के परामर्श के अनुसार काम भी करती है, जिसमें गतिरोध नहीं होता है। दलगत राजनीति से मुक्ति। अमेरिका और ब्रिटेन में घोर दलीय प्रणाली है, 2 दलीय व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन, और इधर आपके कौन सी है, आपके ब्रिटेन में एक तो लेबर पार्टी और दूसरी कंजर्वेटिव पार्टी, 2 पार्टियां हैं। घोर दलीय प्रणाली, वहां सत्ता पक्ष और विपक्ष में कड़ा मुकाबला होता है। स्विट्जरलैंड में बड़े दल मिलकर कार्यपालिका में बैठते हैं, इसीलिए दलीय कड़वाहट नहीं होती और सरकार बहुत शांति और कुशलता से चलती है। कहाँ? स्विट्जरलैंड। साथ ही साथ ब्रिटिश संसद की संरचना का वर्णन करना है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में संसद की संप्रभुता के सिद्धांत की सविस्तार वर्णना। मैंने पहले ही कहा, ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, संसद ही सर्वोपरि है, सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है। कैसे देखते हैं? ब्रिटेन में द्विसदनीय व्यवस्था है, मैंने बताई, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, जिसमें पार्लियामेंट संसद कहा जाता है। ब्रिटिश संसद की संरचना 3 अंगों से मिलकर बनती है। राजा जो साइन करता है, लॉर्ड सभा यानी कि उच्च सदन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और फिर हाउस ऑफ कॉमन्स, ये 3। तो ब्रिटेन की जो संसद है वो तीनों से मिलकर, लॉर्ड सभा ब्रिटिश संसद का उच्च सदन है, द्वितीय सदन है। एक और गैर लोकतांत्रिक वंशानुगत सदन है, जिसके अधिकांश सदस्य वंशानुगत पीयर, आध्यात्मिक पीयर या आजीवन नियुक्त किए पीयर होते हैं। ध्यान रखना, इसमें क्या है कि लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वहाँ के आध्यात्मिक गुरु लोग होते हैं, मतलब वहाँ के जो एलाइट्स जो क्लास के जो लोग होते हैं, एलिट क्लास के जो लोग होते हैं, अभिजात वर्ग जो होता है, वहाँ के लोग उसमें बैठे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब भगवान के बराबर उनका दर्जा है। चर्च के जो पादरी होते हैं, बिशप्स होते हैं, वो सारे के सारे इस हाउस ऑफ लॉर्ड्स में होते हैं। हालांकि उनके पास धीरे धीरे पावर्स कम होती है, समय रहते लॉर्ड सभा की शक्तियां बहुत कम कर दी गई। ये केवल विलंबकारी मतलब है कि ये विधेयक को 1 साल के लिए रोक सकता है। फिर है हाउस ऑफ कॉमन्स। असली पावर तो यहाँ पर है, पूरी की पूरी पावर, ब्रिटेन की सारी पावर यहाँ पर है हाउस ऑफ कॉमन्स में। महत्वपूर्ण सदन है, पूरी तरह से लोकतांत्रिक सदन है। इस सदस्यों का जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव वैस मताधिकार पर होता है, 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। वास्तव में हाउस ऑफ कॉमन्स ही मंच है जहाँ देश के कानूनों का निर्माण होता है, कार्यपालिका नियंत्रण रखा है। ब्रिटेन में संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल पूरी तरह से हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति क्या है? उत्तरदायी है। हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन का जो क्या है, वो आपके जो सदन है वही पूरी पावर रखता है। संसद की संप्रभुता। ब्रिटिश संवैधानिक कानून का सबसे प्रमुख लक्षण है संसद की समर्था, सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध विधि शास्त्री HV डाइसी, इन्होंने रूल ऑफ लॉ दिया था, रूल ऑफ लॉ दिया, और इन्होंने क्या किया था? सॉवरेनिटी। डाइसी के अनुसार ब्रिटिश संसद कानूनी रूप से इतनी शक्तिशाली है कि वह किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, पुराने कानून को बदल सकती है, यहाँ तक उसे समाप्त करने का पावर है। ब्रिटेन के पास इतनी पावर है कि वो राजतंत्र को भी समाप्त कर सकती है, राजा को बढ़ा सकती है। तो राजा बेचारा चुपचाप साइन नहीं करता है, उसको पता है कि ये कभी मुझे हटा सकते हैं, इसलिए कोई भी 1688 के बाद आज तक कोई प्रस्ताव खारिज किया ही नहीं राजा ने, रानी ने, जो भी। संसद की संप्रभुता मुख्य 3 पहलू है।
संसद किसी विषय पर कानून बना सकती है। ब्रिटिश संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है और न्यायपालिका उसे खारिज नहीं कर सकती। संसद के कानून को कोई अवैध घोषित नहीं कर सकता है। संसद द्वारा बनाए हुए कानून को कोई भी अवैध घोषित नहीं कर सकता है। ब्रिटेन है भारत की तरह, तो एक क्या है, भारत में और ब्रिटेन में तो क्या है, सॉरी अमेरिका में क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन। लेकिन ब्रिटिश अदालतें संसद द्वारा पारित किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक शून्य घोषित कर ही नहीं सकती। अदालतों में कुछ नहीं होगा। संसद अपने समकक्ष किसी अन्य को सत्ता स्वीकार नहीं करती है। ब्रिटेन कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो संसद के बराबर हो, उससे ऊपर कानून है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, संसद के ऊपर कोई कानून नहीं है। संसद ने जो कुछ कह दिया वही सब। ब्रिटिश संसद के इस अधिनियम शक्ति के संबंध में डी लॉम ने एक कथन कहा था कि भाई वो आदमी को औरत और औरत को आदमी बनाने के अलावा सारा कुछ कर सकती है। बस आदमी को औरत नहीं बना सकती, औरत को आदमी नहीं बना सकती ब्रिटेन की संसद, बाकी सारे कार्य कर सकती है। यह डी लॉम का कथन है। कानूनी दृष्टिकोण से संप्रभुता आज भी अचूक है। अथवा का क्वेश्चन है, इसका देखते हैं क्या है। फ्रांस की संसद की शक्तियां सीमा परीक्षण कीजिए। चीन की नेशनल पीपल कांग्रेस के गठन व कार्यों की विवेचना करना है। तो हम देखते हैं फ्रांस की संसद की संख्या, फ्रांस की संसद की शक्तियां। फ्रांस का जो पांचवा, फ्रांस में अब तक कितने संविधान बन चुके हैं, पांचवा। अभी जो वर्तमान वाला है 1958 वाला है। 1700 फ्रांस में आपको पता है क्रांति 1789 में हुई थी, क्लास में पढ़ते हैं। संविधान के तहत संसद की शक्ति को जानबूझ सीमित किया गया ताकि कार्यपालिका शक्ति बना सके। फ्रांस में द्विसदनीय संसद है। इस सदन को सीनेट कहा जाता है और निचले सदन को नेशनल असेंबली कहा जाता है। फ्रांस संसद की शक्तियां मुख्य रूप से कानून निर्माण, बजट के साथ सीमित। संविधान के अनुच्छेद 34 में उन विषयों को एक निश्चित सूची दी गई है। ध्यान रखना, ब्रिटेन में फ्रांस में अनुच्छेद 34, फ्रांस के संविधान का अनुच्छेद 34 है, वो कुछ पावर्स देता है। उसके आधार पर ही क्या कर सकते हैं, अन्य कानून बनाए जा सकते हैं। कौन बना सकते, संसद कानून बना सकती है, जैसे नागरिक अधिकार है, कर प्रणाली और राष्ट्रीय रक्षा है। इस सूची के बाहर सभी विषयों पर कानून बनाने का हक अधिकार कार्यपालिका अध्यादेशों के माध्यम से दिया गया है। ऑर्डिनेंस लाएगी, उसके आधार पर कानून चलेगा। फ्रांस में संसद पर कई प्रकार के संवैधानिक सीमाएं लगाई गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ बाउंड्रीज है, उसके तहत ही फ्रांस की संसद कार्य कर सकती है। सीमित विधायी क्षेत्र है, सीमित विधायी क्षेत्र है, कम विधायी क्षेत्र दिया हुआ है। बताया गया कि संसद केवल संविधान द्वारा दिए गए क्षेत्रों में कानून बना सकती है। बाकी सभी मामले प्रशासनिक नियमों के दायरे में आते हैं। वहां पर प्रशासनिक जो अधिकारी होंगे उनके पास ये सारे के सारे कार्य रहते हैं। संवैधानिक परिषद का नियंत्रण, संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को लागू होने से पहले संवैधानिक परिषद कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल के पास भेजा जा सकता है। यदि वह परिषद कानून को संविधान के खिलाफ पाती है तो उसे रद्द कर सकती है। कार्यपालिका का एजेंडा नियंत्रण, संसद के दोनों सदन, कौन सा, एक सीनेट और दूसरा नेशनल असेंबली, बैठकों का समय और कार्यसूची एजेंडा तय करने में सरकार की भूमिका बहुत प्रभावी होती है। जैसे संसद अपनी मर्जी से किसी विषय पर तय नहीं कर पाती है, जो सरकार कहेगी उस अनुसार वो सदन के सत्र बुलाए जाएंगे। चीन की नेशनल पीपल एनपीसी का गठन और कार्य देखते हैं। चीन की व्यवस्था का नेशनल पीपल्स एनसीपी कहा जाता है। चीनी संविधान के अनुसार यह राज्य सत्ता का सर्वोच्च अंग है, लेकिन इसकी वास्तविक कार्यप्रणाली सामाजिक दल कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में होती है। एनपीसी एकात्मक प्रणाली है चाइना में, और हम कह सकते हैं एनपीसी की जो बैठक का अध्यक्षता करती है वो कम्युनिस्ट पार्टी करती है। साथ ही साथ हम देखेंगे एनपीसी का गठन, एनपीसी एक सदनीय व्यवस्थापिका है, एक ही सदन है वहां पर। यह दुनिया की सबसे बड़ी संसद है, 3000 सदस्य बैठते हैं। मैंने पहले कहा था, इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता करती है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है। बल्कि प्रांतों की अकादमियां, स्वायत्त क्षेत्रों, नगरपालिका और सशस्त्र सेनाओं के प्रतिनिधि द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। एनपीसी की विशाल सदस्यता के कारण इसकी पूरी बैठक में वर्ष में केवल 2 बार लगभग 2 सप्ताह के लिए होती है, जब एनपीसी का सत्र नहीं होता है, जब इसकी शक्तियों का प्रयोग इसकी एक स्थायी समिति स्टैंडिंग कमेटी करती है, जिसमें लगभग 150 सदस्य होते हैं। ध्यान रखना, इसके सदस्यों को 5 साल के लिए चुना जाता है, और अलग अलग छोटी पार्टियां होती, लेकिन अंतिम पार्टी जो होगी वो कम्युनिस्ट पार्टी होगी। कार्य और शक्तियां, संविधान में संशोधन और कानून निर्माण, चीन में संविधान लागू करने, बदलाव करने और सामान्य कानून को पारित करने के लिए शक्ति एनपीसी के पास है। और एनपीसी की लीडर कौन है, एससीसीपी कम्युनिस्ट पार्टी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। उच्च अधिकारियों का चुनाव और बर्खास्ती, एनपीसी देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य परिषद के सदस्यों और केंद्रीय आयोग के अध्यक्ष का चुनाव करती है। एनपीसी नेशनल पार्लियामेंट्री कांग्रेस जो होती है, उसकी प्रमुख पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव करवाती है, तथा इन्हें पद से हटा भी सकती है। ये सारा का सारा कम्युनिस्ट पार्टी करती है। राष्ट्रीय योजना और बजट की स्वीकृति, देश की आर्थिक उन्नति के लिए बनाई जाने वाली पंचवर्षीय योजना और वार्षिक बजट को अंतिम मंजूरी देने का एनपीसी कार्य करती है। एनपीसी क्या है सर, एनपीसी चीन की संसद है।
और वो ही सारा कार्य करती है। और उसमें एक ही दल है, एक ही सदन, एक ही दल, एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। यद्यपि कागजों पर एनपीसी अत्यंत शक्तिशाली दिखाई देती है, परंतु चीन में शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत लागू नहीं होता। साम्यवाद देश होने के कारण एनपीसी केवल कम्युनिस्ट पार्टी के निर्णय पर ही मुहर लगाने वाली संस्था है, रबड़ स्टैंप के रूप में करती है। एक ही काम होता है, सीसीपी जो करती है वही एनसीपी करती है। एनसीपी संसद है और संसद में चलती किसकी है? सीसीपी की, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न 5वां, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, क्षेत्राधिकार, उसके पुनरावलोकन का सविस्तार वर्णन करना। क्या होता है अमेरिकी संरचना? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की संरचना के अंतर्गत इसमें मुख्य रूप से न्यायाधीशों को 8 अन्य न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश, 1 + 8 टोटल 9, यानी कुल 9 न्यायाधीश होते हैं। इन सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और किसके? सीनेट की सहमति और परामर्श से की जाती है। अमेरिका में न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, जीवन भर आजीवन अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि वह स्वयं त्याग पत्र नहीं दे। महाभियोग चलाकर उनका पद से हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारियों के मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक तो प्रारंभिक क्षेत्र का, इसके 2 मामले आते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में शुरू होते हैं। इनमें ऐसे विवाद शामिल है जिनमें कोई राज्य पक्ष हो या राजदूत हो, सार्वजनिक मंत्री और वाणिज्य दूतों से संबंधित हो। प्रारंभिक क्षेत्रागार यानी कि राजदूतों से संबंधित मामले हो या सार्वजनिक मंत्रियों से संबंधित मामले हो, वाणिज्य से संबंधित मामले हो, तो अमेरिका के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में वो मामले आएंगे। अपीलीय क्षेत्राधिकार, इसके तहत न्यायालय निचले स्तर के राज्यों के सर्वोच्च न्यायालयों के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनाता है। अमेरिका के अधिकांश मामले इसी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। नीचे के जो कोर्ट्स हैं वहां पर अगर किसी को सजा हो जाती है तो वो अपील कर सकता है। कहाँ? ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में। जुडिशियल रिव्यू, यह अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। इसका अर्थ है कि न्यायालय कांग्रेस द्वारा, मतलब संसद द्वारा किसी भी कानून, कार्यपालिका राष्ट्रपति द्वारा किसी भी आदेश की जांच कर सकता है। यदि न्यायालय को लगता है कि वह कानून आदेश संविधान के प्रावधान के खिलाफ है तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। साथ ही साथ हम देखेंगे शून्य घोषित कर सकते हैं। इस शक्ति का जन्म स्पष्ट रूप से संविधान नहीं हुआ, बल्कि सन 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसन नामक प्रसिद्ध मामले में मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल के एक ऐतिहासिक निर्णय से हुआ था। इस शक्ति के कारण अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन भी कहा जाता है। ध्यान रखना, ये पहला सदन कौन सा? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। दूसरा कौन सा? सीनेट। और तीसरा जो माना जाता है वो आप ये कह सकते हो यूएसए का जो सुप्रीम कोर्ट है उसे हम कह सकते हैं थर्ड हाउस, थर्ड हाउस कह सकते हैं, तीसरा सदन कह सकते हैं। तो न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कब आई? तो 1803 में आई। कौन से अमेरिकन केस में आई? तो मार्बरी बनाम मेडिसन नामक प्रसिद्ध मामले में मुख्य रूप से। और न्यायाधीश उस समय चीफ जस्टिस कौन थे? जॉन मार्शल का एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसन मामले में, और उसमें सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा जाने लगा। और यह व्यवस्था शक्तियों के संतुलन को बनाए रखने और नागरिकों को मूल अधिकार रक्षा करने के लिए अत्यंत प्रभावी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नागरिकों के मूल अधिकारों को। और भारत में भी बाद में जुडिशियल रिव्यू आया। हम कह सकते हैं कि 1978 में मेनका गांधी का केस हुआ। इससे पहले 1977 का केशवानंद भारती का केस हुआ। केशवानंद भारती के केस में ये तय हो गया था कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर तय किया, संविधान का मूल ढांचा तय किया, और मूल ढांचे तय करने के बाद हम धूमधाम तरीके से क्या करते हैं? जुडिशियल रिव्यू करते हैं। कोई भी अगर कानून अगर संसद बना देती है तो संसद बनाने के बाद वो नैतिकता के स्तर पर सही है कि नहीं है, मानवों के अधिकारों के स्तर पर सही है कि नहीं है, उसकी जांच करती। अगर वो सही नहीं होता उसे खारिज करने की शक्ति भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के पास है ही। भारत में जुडिशियल रिव्यू 1973 के केशवानंद भारती के केस पर देखने के बाद मिल ही रहा। और बाद में तो हम कह सकते हैं कि भारत में जनहित याचिकाओं का ट्रेंड शुरू हो गया था 1980 के आस। भारत में हम कह सकते हैं उस समय के पीएन भगवती जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने जनहित याचिका शुरू की। भारत में जनहित याचिका के जनक माने जाते हैं पीएन भगवती चीफ जस्टिस। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि इनकी मदर वो कपिला हिंगोरानी जो वकील थी वो कह सकती है मदर ऑफ पीआईएल, मदर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भारत में। तो न्यायिक पुनरावलोकन आया कहाँ से? तो अमेरिका से आया था। कब आया? 1803 में। कौन सा? क्या? मार्बरी बनाम मेडिसन। उसमें चीफ जस्टिस कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। और उस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये तीसरा सदन था। फ्रांस की प्रशासनिक कानून प्रणाली, प्रशासनिक न्यायालय और एडमिनिस्ट्रेशन की कार्यप्रणाली का वर्णन करना, और यूएस में हित समूहों की संरचना भूमिका तुलना करना।
भिन्न देखिए फ्रांस में 2 प्रकार के कानून और प्रकार के न्यायालय होते हैं। सामान्य नागरिकों के आपसी विवादों के निपटारे के लिए सामान्य कानून और सामान्य न्यायालय होते हैं। इसके साथ ही विपरीत यदि कोई विवाद किसी सरकारी कर्मचारी आम नागरिकों के बीच हो, तो सरकारी कार्य के दौरान किसी भी नागरिक को नुकसान पहुंचा हो तो उसकी कार्रवाई प्रशासनिक कानूनों के तहत प्रशासकीय न्यायालयों में होती है। इन न्यायालयों का सर्वोच्च राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट डाइट व्यवस्था सरकारी अधिकारियों को साधारण अदालतों के मुकाबले में बचती है, लेकिन साथ ही साथ नागरिकों को प्रशासनिक मनमानी के खिलाफ त्वरित विशेषज्ञ न्याय प्रणाली प्रदान करती है। साथ ही साथ हम देखेंगे तीनों देशों के राजनीतिक दलों और हित समूहों का तुलनात्मक अध्ययन। तीनों दोस्त कौन से? यूएसए, यूके। स्पष्ट रूप से द्विदलीय प्रणाली है, 2 पार्टी सिस्टम है। अमेरिका में रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक, ब्रिटेन में कंजर्वेटिव और लेबर। यहाँ दल बहुत संगठित होते हैं और सत्ता में स्थिरता रहती है। फ्रांस में बहुदलीय प्रणाली है, मल्टी पार्टी सिस्टम। अनेक छोटे बड़े राजनीतिक दल हैं जिसके कारण सरकार अक्सर गठबंधन बनाती। फ्रांस के दल विचारधारा के स्तर पर बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं और टूटते रहते हैं। हित समूह की संरचना और भूमिका। अमेरिका में हित समूह और इंटरेस्ट ग्रुप, हित समूह और एक प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। ये भूमिका अत्यधिक आक्रामक और संस्थागत है। वहाँ लॉबिंग को कानूनी मान्यता प्राप्त है, जिसके माध्यम से समूह धन और विशेषज्ञों की अमेरिका भूमिका अत्यधिक आक्रामक है, संस्थागत है। वहाँ लॉबिंग को कानूनी मान्यता है। लॉबिंग का मतलब है कि वो दबाव डाल के किसी पर भी क्या का कार्य करवा सकते हैं। साथ ही साथ बल पर सीधे सांसदों को नीतियों को प्रभावित करते हैं। ब्रिटेन में हित समूह जैसे श्रमिक संघ, व्यापारिक संगठन सीधे तौर पर राजनीतिक दलों से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन का श्रमिक संघ लेबर पार्टी का एक मजबूत आधार स्तंभ। यहाँ समूह पार्टी के पीछे रहकर प्रशासनिक स्तर पर दबाव बनाते हैं। फ्रांस में हित समूह की संरचना थोड़ी कमजोर बिखरी होती है। वहाँ के हित समूह अक्सर अपनी मांगे मनवाने के लिए शांतिपूर्ण वार्ताओं के बजाय हड़तालों, प्रदर्शनों और प्रत्यक्ष आंदोलन का सहारा लेते हैं, जिससे फ्रांसीसी राजनीति में समय समय पर उथल पुथल मची रहती है। वहाँ पर प्रेशर ग्रुप इतने अच्छे नहीं है फ्रांस में, जिस वजह से वहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल मची रहती है। और वहाँ पर बहुदलीय प्रणाली है, तो किसी एक दल को वहाँ पर बहुमत मिलना अपने आप में एक बड़ा कठिन कार्य हो जाता है। बेस्ट विशेष फॉर योर एग्जाम। तो आज हमने बात की बीए थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर की और मेजर कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास को हमने समाप्त किया। यहाँ पर हमने कई संविधान देखे। हमने अमेरिका के संविधान को स्टडी किया, ब्रिटेन के संविधान को स्टडी किया, स्विट्जरलैंड और साथ ही साथ चीन और फ्रांस। 5 संविधानों का हमने स्टडी किया। इसके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट संविधान होता है, हालांकि इसमें चर्चा नहीं है और आपकी किताब में भी है, जापान का संविधान बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इन सभी संविधानों को आज हमने चर्चा की। अमेरिका के संविधान में सर्वोच्च क्या है? न्यायपालिका। ब्रिटेन में क्या है? संसद है। भारत में दोनों दायरे अलग हैं। स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका है, वहाँ पर 1 वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है। तो ऐसी बहुत सी बातें की। अब आपकी बारी है कि इसको अच्छे से तैयार करें और परीक्षा में अच्छे नंबर लेके आएँ। तो साथ ही साथ मैं ये कहूँगा, किंतु परंतु यदि लेकिन अगर मगर नहीं करते और कुछ तैयारी करने वाले बहानों की तलाश नहीं करते हैं, तो बहानों की तलाश नहीं करनी है। बढ़िया तरीके से आपको तैयार करना है इस चैप्टर को, और चैप्टर को तैयार कर लिया तो मुझे लगता है कि इस सेमेस्टर को अगर तैयार कर लिया तो अच्छे अंकों से आप पास हो सकते हैं। सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।